देश में हमने वैसे तो कई आयोगों के नाम सुने हैं और सबसे पहले हमारे दिमाग में महिला आयोग का नाम आता है। लेकिन क्या आपने सोचा है या सुना है कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए, या आपने पुरुष आयोग क्यों होना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है? इसके कारणों को जानने की कोशिश की है। अभी हाल ही में बैंगलोर के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड के बारे में आपने भी खबरों में सुना होगा। पुरुष आयोग या पुरुषों के अधिकारों के बारे में इस समय कोई बात करने वाला नहीं है। शायद इसलिए अतुल सुभाष या ऐसे न कितने लोग हैं जो महिलाओं से पीड़ित हैं। ऐसे ही पुरुषों की कई सालों से आवाज बन रही है जयपुर की ऋचा सैनी, और उनको उनके अधिकार दिलवा रही है। ऋचा सैनी ने उनके इसी मिशन के बारे में न्यूज 21 ने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको भी रूबरू करवाते हैं ऋचा सैनी से। हमारे साथ में देश में पहली बार पुरुष आयोग की मांग करने वाली ऋचा सैनी जी मौजूद है, और आज इनके पास में आने का, इनसे बात करने का एक विशेष कारण भी है। वो कारण है बेंगलोर के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने जिस वजह से खुदकुशी करी, वो कारण अपने आप में काफ़ी सोचनीय विषय वाला है। वो अपनी पत्नी, अपनी सास और कह सकते हैं कि अपने ससुराल वालों से वो प्रताड़ित थे, और ऋचा जी भी कहीं ना कहीं इसी मुहिम से जुड़ी हैं, क्योंकि महिलाओं को जो भी लोग प्रताड़ित करते हैं उनके लिए कई लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन पुरुषों को जो प्रताड़ित करते हैं उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। ऋचा जी, सबसे पहले तो अतुल सुभाष जी के बारे में ही बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से उनका पूरा घटनाक्रम सामने आया है और उन्होंने खुदकुशी करी है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें एक जज के सामने, जो जज भी महिला थी, उसके सामने उनकी पत्नी और उनकी सास ने खुदकुशी के लिए उकसाया। उसके बाद वो जज स्माइल करके एक कमेंट करती हैं। ये इस तरीके का जो वातावरण किसी भी पुरुष के लिए, भले वो अतुल सुभाष जी हो या कोई और हो, उनके लिए होता है, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि आप इस मुहिम में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो घटना हुई है, ये सुनकर जब कल पता चला, मैं लिटरेली, मुझे अभी भी गूज बम्प्स हो गए। ये बहुत निंदनीय है। जहाँ हमारे देश का चौथा पिलर होता है एक हमारा कानून, अगर वही हमारी रक्षा नहीं कर पाए, चाहे से वो महिला हो या पुरुष हो, और इस तरीके से निंदा करे, तो जो एक लास्ट होप होती है किसी भी इंसान की, वहीं आकर वो ख़त्म हो जाए, तो फिर आदमी आत्मदाह जैसी ही चीज़ जो उन्होंने करी है, जो वो बहुत दुख दिए है। और मैं इसके लिए बहुत निंदा करती हूँ, चाहे से वो जुडिशरी सिस्टम हो, चाहे से एक महिला हो, उनकी बीवी हो, या उनके ससुराल वाले हो। मैं बहुत निंदा करती हूँ, और मैं उस समाज की भी करती हूँ जो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं कि आप ये करो, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे, कोर्ट का है, कोर्ट का हम सिस्टम देख लेंगे। दिस इज़ रियली बैड। जो लड़का बचपन से बड़ा होके सोचता है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर ये करूँगा, ये चीज़ें सेटल करूँगा, एक ड्रीम होता है, वो उस लड़के ने मतलब होने से पहले ही वो टूट जाए, फिर अपना आत्मदाह कर दे। दिस इज़ रियली बैड। मैम, क्योंकि आप पुरुषों के अधिकारों के लिए अब लगातार आप अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है, क्योंकि ये अतुल सुभाष की भी शादी एक मैट्रिमोनियल साइट से हुई थी, और अक्सर हमने देखा है जब शादी ब्याह की बातें होती हैं या किसी भी मेल फीमेल के बीच में रिलेशनशिप की बातें होती है, तो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ भी गड़बड़ होने पे एक मेल को ही क्वेश्चन किया जाता है, कभी किसी फीमेल को क्वेश्चन नहीं किया जाता। क्या आपको नहीं लगता कि इस सिस्टम को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब महिलाएं जब कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो कानून और अधिकार अब दोनों के लिए समान हो जाने चाहिए। मैं एक ही शब्द में बोलूँगी कि नारी तो नारायणी, ठीक है। जहाँ पर नारी को एक नारायणी, जो हमारे बहुत पुराने समय से, भगवान के समय से ही, सतयुग के टाइम से ही बोल दिया गया था। तो मुझे ये लगता है कि जब आपको पहले ही इतनी बड़ी उपाधि दे दी थी, और अब तो आपको इतना दे दे कि आप महिला सशक्तिकरण, जो प्रोग्रामिंग्स हैं गवर्नमेंट निकालती है, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब हम नारियों को सशक्तिकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें ज़रूरत है एक अच्छी एजुकेशन की, चाहे से वो सिस्टम की हो, लॉ की हो, समाज की हो, और हमें भी बहुत ज़रूरत है समाज को पढ़ने की। पुरुष को जहां पर हम पॉइंट आउट करते हैं, वैसे हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई पुरुष हमें कुछ बोल देता है तो हम बोलते हैं कि वो आदमी खराब है। तो आप वन टाइम फेस मत देखो ना, दोनों तरफ से फेसेस देखने ज़रूरी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की मैं डिमांड कर रही हूँ कि जब अगर कोई आकर महिला बोलती कि मुझे छेड़ा, तो वो कहाँ छेड़ा, कैसे छेड़ा, क्या बोला, क्या नहीं बोला, कितने लोग विटनेस पे थे। अगर उन लोगों की भी विटनेस वहाँ पर होती है, या उस पुरुष की भी लोकेशन, जो आजकल टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, अगर वो सेम लोकेशन पर होता है, तो
क्या वाकया हुआ होगा, वो सब चीजें पता करना। पुलिस प्रशासन से भी मेरी विनती है ये कि आप वो सब चीजें पता करें, तब उस पुरुष को आप जज करें कि हाँ ये गलत है। उससे पहले आप एक वन साइड आदेश ना दें कि ये गलत है तो इसको पीसी कर दो, इसको जेसी कर दो, इसको कोर्ट में पेश कर दो, ये कर दिया, फिर बाद में सेटलमेंट होते हैं थाने के बाहर या कोर्ट के बाहर। फिर क्योंकि पुरुष की एक जैसे बोल सकते हैं मजबूरी हो जाती है कि वो इन सब चीजों में ना फंस के अच्छा सेटलमेंट करे, फिर वही महिला दूसरे आदमी को शिकार बनाती है। सो ये एक ट्रेंड चल चुका है ये एक। बिल्कुल। और इसी ट्रेंड के बारे में अगर बात करें, अभी जब आपसे हमारी बातचीत भी हो रही थी पहले इंटरव्यू से पहले, तब आपने एक बात कही थी कि कई महिलाएं इस प्रकार का इंटेंशनली काम करती हैं, शादी करती हैं, डाइवोर्स लेती हैं, फिर डाइवोर्सी बन के सरकारी नौकरी करती हैं, फिर किसी और से वो शादी कर लेती हैं। दूसरा, जब कोई डाइवोर्स का केस कोर्ट में जाता है तो महिला की या उनके परिवार की जो गलत है, उनकी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सामने वाली पार्टी से हम ले लें। तीसरी बात, रिलेशनशिप में रहते हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल, किसी वजह से कोई गड़बड़ आती है तो सीधे आदमी के ऊपर या मेल के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि ये 6 साल तक हमारा शोषण करते रहे। ये तमाम बातें जब आप सुनती हैं, हम सुनते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये तमाम चीज़ें सारी की सारी झूठी हैं, लेकिन कुछ तो फेक होती हैं। ऐसे जब मामले आप सुनती हैं और ऐसे पुरुषों से जब आप मिलती हैं जो इस प्रताड़ना से गुजरे हैं, तब आपको क्या लगता है? आपने सारे मेरे केस स्टडीज बोल दिए हैं, जैसे केसेस मेरे पास में आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी बोलूँगी, मुश्किल से शायद 60 सेकंड का होगा। उसमें लड़का और लड़की दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, कंसर्न था दोनों का, साथ में जॉब करते थे और लड़की अपने मन से रह रही थी। लड़के ने फॉर अ सेफर साइड लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा लिया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आप अपने मन से रह सकते हो। लिव इन रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट के चलते हुए उनको 3 से 4 साल हो गए थे रहते रहते। उसके बाद में लड़की ने बोला, लगा होगा उनको कि हम लोग नहीं रहे, तो उन दोनों ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में उस रिलेशन को वहीं खत्म करा। वो उधर मूव ऑन हुई, वो दिल्ली चला गया। उसके बाद में 1 साल 6 महीने बाद में लड़के के पास में नोटिस आता है मेंटेनेंस का। मतलब ये मेरे लिए फर्स्ट चैलेंजिंग था कि ठीक है, शादी वाले केसेस तो समझ में आते हैं, जो अभी आपने मेरे से क्वेश्चन करा कंसेंट वाला, उस कंसेंट के अंदर मेरे लिए चैलेंज था कि शादी नहीं करी है, फिर मेंटेनेंस कैसा। तो मुझे बाद में मैंने बहुत स्टडी करा इसके ऊपर। लेटर मुझे ये पता चला कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो मेंटेनेंस का भी अधिकार रख सकती है, लेकिन जिस म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर उस लड़के ने और लड़की ने साइन किया था, दोनों अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, फिर वो लड़की ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू करा। वो ब्लैकमेल का जो कंडीशन था वो इस लेवल तक था कि लड़के ने फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो बच गया था। मतलब एक होता है कि हाँ ठीक है, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन तब भी उस लड़की ने सेटलमेंट के लिए बोला। वो केस जब मेरे पास आया, 0 सेटलमेंट के ऊपर वो खत्म करा। लड़की वापस अपने घर चली गई और लड़का अपनी फैमिली के अंदर है। और मैं कंपनी का नाम तो खैर नहीं बता देती हूँ, वैसे वो जनपैक में जॉब कर रहा है, सक्सेसफुली अच्छा कर रहा है। अभी इस प्रकार के कितने केसेस आपके पास आ चुके हैं और सक्सेसफुली उन केसों का निपटारा हो चुका है? मेरे पास 350 केसेस आ चुके हैं। 350 में से सिर्फ एक केस था जो मैंने विदड्रॉ किया था, और बाकी 5 इसमें इंटरनेशनल केसेस हैं जो अभी लाइंड अप में चल रहे हैं, जिनके ऊपर सुनवाइयाँ वीसी वगैरह चलती हैं। सो सिर्फ एक केस के अंदर विड्रॉल किया है, बाकी अभी तक सारे सक्सेसफुली विन है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो पुरुषों के अधिकारों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं आप सब लोगों से यही बोलना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि महिलाएं बहुत सशक्तिकरण हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप महिलाओं से सबसे पहले मेरी विनती ये है कि जो पुरुष आयोग की मैं मांग कर रही हूँ वो सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, आप महिलाओं के लिए भी है, क्योंकि जो एक्चुअल महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं वो नीचे से 100वें नंबर पर हैं, और ऊपर जो 99 महिलाओं का जो बोझ वो झेल रही है एक महिला, वो 99 महिलाएं वो महिलाएं हैं जो सेटलमेंट करके झूठे फेक केसेस करके बाहर निकल जाती हैं, लेकिन लास्ट में जो लड़ाई लड़ रही होती है वो जो 100वीं महिला होती है वो 10-10 साल तक लड़ती रहती है, और फिर एक दिन आके जब वो मर जाती है तब पता चलता है कि हमारा तो देश का कानून ही ऐसा है कि कुछ कर ही नहीं पाया। तो आप सब महिलाओं से मेरी एक विनती है कि प्लीज अपने कानून का दुरुपयोग ना करें। जो कानून आज आपकी रक्षा कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कानून आपकी रक्षा के लिए ना रहे और वो सारा के सारा फेवर पुरुषों के लिए कर दे, फिर आप लोग क्या करेंगी? तो
प्लीज आप जो पुरुष हैं, आप भी किसी की बहन हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बीवी हैं, तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप भी समझें, क्योंकि है तो वो भी इंसान ही। तो यही मेरी आप लोगों की से एक रिक्वेस्ट है। यदि हमारे साथ ऋचा सैनी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से महिलाएं उत्पीड़न का शिकार होती हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं पुरुष भी उत्पीड़न का शिकार होते हैं और हमेशा पुरुषों को ही गलत नहीं माना जा सकता। पुरुषों के भी अधिकार हैं, वो भी एक इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है। और तमाम महिलाओं से, तमाम पुरुषों से ऋचा जी की एक ही विनती है कि कानून आपकी रक्षा के लिए होता है, कानून का दुरुपयोग कृपया ना करें, क्योंकि हो सकता है यही कानून आगे जाके आपके लिए एक बड़ी सजा का काम कर दे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।